हेलो एवरीवन। इस वीडियो का हमारा टॉपिक है इको टाइप। देखिए, इको टाइप हम कह सकते हैं कि एक स्पीशीज़ का एक फेनोमेना है। स्पीशीज़ क्या होता है कि जब सिमिलर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स रहता है और वो क्या कर सकते हैं, आपस में इंटरब्रीड करते हैं और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग जब रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ऐसे ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को क्या हम कहते हैं, स्पीशीज़ कहते हैं। इको टाइप क्या है ना कि एक स्पीशीज़ के अंदर ये पूरी जो है वो स्पीशीज़ है, इसमें इंडिविजुअल्स होंगे। तो एक स्पीशीज़ के अंदर जब एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या कर लेता है, एक स्पेसिफिक एक अलग जियोग्राफिकल हैबिटाट को अडेप्ट कर लेता है, तो इस फेनोमेनन को हम क्या कहते हैं, इको टाइप। क्या एक स्पीशीज़, ये पूरी पूरी एक स्पीशीज़ है, इस स्पीशीज़ में कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जब एक स्पेसिफिक एक डिस्टिंक्ट मतलब अलग जियोग्राफिकल नीश या फिर हैबिटाट को अडेप्ट कर लेते हैं, तो इस चीज़ को इको टाइप कहा जाता है। ये जो एडाप्टेशन है वो जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल इन तीनों तरीकों का हो सकता है। और इन्हीं एडाप्टेशन की वजह से मतलब वो एडाप्टेशन जेनेटिक हुआ है या फिर फिजियोलॉजिकल हुआ है, तो यही सारी एडाप्टेशन वो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल था उस स्पीशीज़ के अंदर, उसको उसने जो अपना हैबिटाट जो डिस्टिंक्ट हैबिटाट सेलेक्ट किया है उसमें रहने में उसको मदद करता है। ठीक, तो देखिए इको टाइप क्या है कि एन इको टाइप refers to a distinct population मतलब एक अलग population या फिर group of individuals within a species, एक species के अंदर एक ऐसा एक अलग population या फिर एक distinct मतलब एक group of individuals that has adapted to a specific geographical niche और habitat, जिसने क्या किया हो, एक specific एक अलग niche या फिर habitat adapt कर लिया हो। ठीक है, ये जो एडेप्टेशन होते हैं वो जेनेटिक, फिजियोलॉजिकल और बिहेवियरल हो सकते हैं और उस इको टाइप को उस स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में रहने में क्या करते हैं, अलाउ करते हैं, उसको एडवांटेज देते हैं। अब डिस्कस करते हैं कि कॉज क्या है, क्या 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 वजह है, कॉजेज है जिसकी वजह से एक स्पीशीज़ है उसमें कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या कर रहे हैं, एक स्पेसिफिक एक अलग हैबिटाट को अडेप्ट कर ले रहे हैं। तो इस बात का रीज़न क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है। तो इको टाइप का बनने का कई सारे रीज़न है, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशंस भी हैं, सेलेक्टिव प्रेशर भी है, जेनेटिक वेरिएशन, आइसोलेशन और जीन फ्लो, ये सारे कुछ क्या है, रीजंस है जो इको टाइप फॉर्मेशन में मदद करते हैं। मतलब एक ग्रुप एक स्पीशीज़ है, उसमें से कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल क्या कर जाते हैं, एक अलग हैबिटाट अपना लेते हैं। इनको थोड़ा हम डिस्कस करते हैं कॉजेज़ को। जैसे पहला है एनवायरमेंटल वेरिएशन। तो एनवायरमेंटल वेरिएशन में क्या होता है, जो अलग-अलग एनवायरनमेंट्स होते हैं, एनवायरनमेंट अलग-अलग इकोसिस्टम होता है, एनवायरनमेंट होता है, तो सारे एनवायरनमेंट में अलग-अलग क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं, इकोलॉजिकल कंडीशंस होती हैं, जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमिडिटी है, सॉइल टाइप है, वहाँ पे जो वेजिटेशन है, ये सब कुछ क्या होता है, हर एनवायरनमेंट में अलग-अलग तरीके के होता है। तो ये जो वेरिएशंस है, ये सब क्या करती है, एक सेलेक्टिव प्रेशर लगाती है, डालती है वहाँ पे जो भी स्पीशीज़ रह रहा है। ठीक है, फिर क्या होता है कि इन्हीं सेलेक्टिव प्रेशर्स के अंडर आके कुछ जो स्पीशीज़ का जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स है वो उसी स्पेसिफिक क्या है कंडीशंस के लिए खुद को अडेप्ट कर लेता है और इको टाइप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, एनवायरमेंटल वेरिएशन। दूसरा क्या है, जेनेटिक वेरिएशन। तो एक स्पीशीज़ के अंदर जेनेटिक वेरिएशन तो सब में होता ही है। ठीक, किसी भी स्पीशीज़ के अंदर जितने भी इंडिविजुअल्स होते हैं, जेनेटिक वेरिएशन तो सबका अलग अलग होता है। तो उसमें क्या होता है कि एक स्पीशीज़ के अंदर नेचुरली क्या होता है, इंडिविजुअल्स के अंदर जेनेटिक वेरिएशन होते हैं। तो ये जो वेरिएशंस है ना, अलग अलग ट्रेट में अलग अलग फिनोटाइप में क्या हो सकते हैं, रिजल्ट होते हैं। और ये एडवांटेजेस या फिर डिसएडवांटेजेस हो सकता है स्पेसिफिक एनवायरनमेंट में। मतलब ये कोई एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट है और यहाँ पे एक स्पीशीज़ रहती है। ठीक है, अब इस स्पीशीज़ में क्या है, जितने भी इंडिविजुअल्स हैं सबका जो जेनेटिक वेरिएशन होगा, सबके पास अलग अलग जेनेटिक मेकअप है, तो जेनेटिक वेरिएशन होगा। तो उनके जेनेटिक वेरिएशन के हिसाब से अलग अलग फिनोटाइप्स भी होंगे, मतलब उनका जो मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर है वो भी अलग अलग होगा। उनके अंदर जो ट्रेड्स जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे हर इंडिविजुअल्स के अंदर, वो भी अलग अलग होगा। तो होगा क्या ना कि उस एनवायरनमेंट में रहने के लिए जो ट्रेड्स एडवांटेजियस होंगे, जो उनको सर्वाइवल का रेट बढ़ा देंगे, तो वो जो इंडिविजुअल्स हो वो इस इकोसिस्टम में रहने के लिए क्या करेंगे, खुद को अडेप्ट कर लेंगे। और जो उनका जेनेटिक वेरिएशन है जो वो क्या होता रहेगा, पास होता रहेगा उनके जनरेशन में रिप्रोडक्शन के थ्रू।
ठीक है। तो जेनेटिक वेरिएशन भी क्या होगा, एक रीज़न है, एक कॉज है इकोटाइप के बनने का। नेक्स्ट है नेचुरल सिलेक्शन। तो क्या होता है कि जब इंडिविजुअल्स स्पेसिफिक ट्रेट के साथ, मतलब जो जिस एनवायरनमेंट में रह रहा है और वो ट्रेट, वो कैरेक्टरिस्टिक जो उसको फ़ायदा पहुंचाता है, उसको सर्वाइवल में मदद करता है, रिप्रोडक्शन में मदद करता है, तो क्या होता है, नेचुरल उस नेचर क्या करती है, उस ट्रेट को सेलेक्ट करती है। नेचर जो सबसे बढ़िया फिटेस्ट जो इंडिविजुअल होता है उसको सेलेक्ट करती है, जो सबसे बढ़िया ट्रेट होता है उसको सेलेक्ट करती है। तो इसी तरीके से एक समय के बाद क्या होता है, एक लंबे समय के बाद क्या होता है, जो एडवांटेजियस, जो फ़ायदे वाले ट्रेट होते हैं, नेचर उनको सेलेक्ट कर लेती है और ऐसे इंडिविजुअल्स को ही वो सेलेक्ट करती है। इससे क्या होता है, कुछ इंडिविजुअल्स इको टाइप के जोन में आ जाते हैं क्योंकि उनके पास एडवांटेजियस ट्रेट होते हैं जिनको नेचर ने सेलेक्ट कर लिया होता है, और इसी तरह क्या होता है, एक इको टाइप बन जाता है। वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स क्या होते हैं, जिन इंडिविजुअल के पास, उन्हीं के स्पीशीज से जिन इंडिविजुअल्स के पास वो एडवांटेजियस ट्रेट नहीं थे, उनसे वो अलग हो जाते हैं और क्या होता है, एक इको टाइप बन जाता है। नेक्स्ट जो है रीज़न, आइसोलेशन और जीन फ्लो। तो आइसोलेशन और जीन फ्लो में क्या होता है कि इको टाइप जो है वो जियोग्राफिकल या फिर इकोलॉजिकल आइसोलेशन के द्वारा भी बन सकते हैं, जिसमें क्या होता है, जो जीन फ्लो है पॉपुलेशन के बीच में वो रोक दिया जाता है, रोक दिया जाता है उस पॉपुलेशन के बीच में। ये जो आइसोलेशन होता है, तो इससे क्या होता है, यूनिक जेनेटिक वेरिएशन का एक्यूमुलेशन होता है, वो धीरे धीरे इकट्ठा होता रहता है हर पॉपुलेशन के अंदर, और उसके बाद क्या होता है, एक डिस्टिंक्ट, एक अलग इको टाइप बन जाता है। ठीक। तो ये सारे कुछ कॉजेस हैं कि किस तरीके से क्या क्या कॉजेस होते हैं, रीजंस हैं कि एक इको टाइप बन जाता है, कैसे एक स्पीशीज़ के अंदर कुछ इंडिविजुअल्स अलग इकोलॉजिकल नीश या हैबिटाट के लिए खुद को एडप्ट कर लेते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि इको टाइप की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, क्या क्या कैरेक्टर्स हैं, एक इको टाइप की प्रॉपर्टी या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर क्या क्या है। ठीक है। तो पहला जेनेटिक वेरिएशन। तो इको टाइप्स में क्या होता है ना, अक्सर जेनेटिक डिफरेंसेस देखे जाते हैं उन पॉपुलेशन से, जिस मतलब ये जो उनकी स्पीशीज़ थी, जो पॉपुलेशन थी, तो इनमें से कुछ इंडिविजुअल्स ही क्या है, डिफरेंट हैबिटाट के लिए अडेप्टेड हैं। तो इनमें क्या देखा जाता है ना कि जेनेटिक वेरिएशन देखा जाता है इन पॉपुलेशन से। क्यों? क्योंकि इन्होंने खुद को क्या किया है, अलग हैबिटाट के लिए अडॉप्ट कर लिया। तो एक बहुत लंबे समय के बाद, काफ़ी समय के बाद क्या होता है, उनके अंदर जेनेटिक वेरिएशन आ जाती हैं। एंड इवन जेनेटिक वेरिएशन भी एक रीज़न होता है इको टाइप फॉर्मेशन के लिए। तो जेनेटिक वेरिएशन एक कैरेक्टरिस्टिक है। नेक्स्ट है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस में क्या है कि इको टाइप्स में डिस्प्ले फिजिकल ट्रेट्स सच एज साइज, coloration or leaf shape that are distinct from other populations, allowing them to better survive in the specific habitat। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस में क्या होता है कि जो इको टाइप होता है, इको टाइप में हम कह सकते हैं जो इको टाइप की स्पीशीज़ हैं, उनमें अक्सर क्या होता है ना, फिजिकल ट्रेट्स में डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं, जैसे जो साइज़ है, शेप है, कलर है, लीफ का कलर है, शेप है, ये सब कुछ अलग होता है, अलग जो अदर पॉपुलेशन है उनसे अलग होता है, और जिससे ये सारी जो कैरेक्टरिस्टिक है ये इनको उस इको टाइप में रहने में मदद करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस भी क्या है, कैरेक्टरिस्टिक है इको टाइप के। नेक्स्ट है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस। तो ये जो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस हैं, इनमें क्या क्या आ सकता है, तो मेटाबॉलिज्म, वाटर यूज एफिशिएंसी और रिस्पॉन्सेज टू टेम्परेचर एंड लाइट, अलाउइंग इको टाइप्स टू थ्राइव इन दियर पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। तो फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशंस में क्या है कि जो इको टाइप के जो भी मेंबर्स हैं, तो वो मेटाबॉलिज्म में चेंज है, या फिर वाटर की यूज़ की एफिशिएंसी जो है, या फिर टेम्परेचर या लाइट को किस तरीके से रिस्पॉन्स करना है, तो इन सब के लिए उन्होंने क्या किया होता है, खुद को अडेप्ट किया होता है, और ये सारी अडेप्टेशंस उनको इको टाइप में रहने में मदद करती है। नेक्स्ट इकोलॉजिकल नीश है। तो each ecotype occupies a specific ecological niche within its habitat with adaptations that make it well suited to that niche। तो हर इकोटाइप में क्या होता है, सबका स्पेसिफिक अलग अलग इकोलॉजिकल नीश होता है, और ये जो इकोलॉजिकल नीश में जो अडेप्टेशंस होती हैं वो उनको इकोटाइप में सर्वाइव करने में मदद करती हैं। नेक्स्ट है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इकोटाइप
में क्या होता है ना, कुछ डिग्री तक, कुछ हद तक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी देखने को मिलता है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का क्या मतलब है कि ये जो ओरिजिनल पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, मान लीजिए दूसरा जब हैबिटाट के लिए खुद को उन्होंने अडेप्ट कर लिया है, तो अगर ये फिर से अपने ओरिजिनल पॉपुलेशन में क्या करे, ब्रीड करना चाहे, रिप्रोडक्शन करना चाहे, तो वो चीज़ नहीं हो पाएगी, सक्सेसफुल रिप्रोडक्शन नहीं हो पाएगा। इसी चीज़ को क्या कहते हैं, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन कहते हैं। तो इकोटाइप्स में कुछ हद तक पूरा नहीं, देखिए पूरा नहीं है ये, बस सम डिग्रीज तक क्या देखा जाता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन भी देखा जाता है। क्यों? क्योंकि कुछ जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाती हैं, ठीक है, लेकिन तभी भी वो क्या, वो इंटरब्रीड कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से, और वायबल ऑफस्प्रिंग भी प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन वाला केस बस कुछ हद तक है, ऐसा मोस्टली केस में क्या होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं अपनी ओरिजिनल पॉपुलेशन से, ठीक। नेक्स्ट जो है वो है लोकल एडेप्टेशन। तो इकोटाइप्स लोकल एडेप्टेशन में क्या है कि इकोटाइप्स आर ऑफन लोकली एडेप्टेड टू देयर एनवायरनमेंट, meaning they are well suited to survive and reproduce to their specific habitat but may not perform as well if moved to a different environment। तो इकोटाइप में क्या होता है कि जो इकोटाइप के मेंबर हैं, वो उस जिस एनवायरनमेंट में, वो जिस लोकल एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, उन्होंने खुद को क्या कर लिया होता है, अब उसके हिसाब से खुद को अडेप्ट कर लिया होता है। अपने जो भी सर्वाइवल है, रिप्रोडक्शन है, उन्होंने उसी हैबिटाट में सब कुछ जो क्या कहते हैं, सब कुछ रिप्रोडक्शन का अपना जो मैकेनिज्म है, सर्वाइवल का जो मैकेनिज्म है, अपने हैबिटाट में उस तरीके से खुद को अडेप्ट किया होता है। और क्या है, अगर उनको किसी डिफरेंट हैबिटाट में, डिफरेंट एनवायरनमेंट में शिफ्ट कर दिया जाए, मूव कर दिया जाए, तो वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे अच्छे से, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट है इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस। तो इकोटाइप एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इवोल्यूशन में भी। जैसे ये हमें कुछ एग्जांपल्स बताता है कि कैसे जो पॉपुलेशंस हैं वो अलग अलग एनवायरनमेंट में अडॉप्ट करते हैं, और हमें मैकेनिज्म देता है इवोल्यूशन का भी। जैसे कि इकोटाइप में क्या है कि मान लीजिए जेनेटिक वेरिएशन के कारण वो क्या हो गया, एक नया हैबिटेट में वो शिफ्ट हो गया और इको टाइप बन गया। बहुत टाइम के बाद क्या होगा, वो एक जो जेनेटिक वेरिएशन आई थी, एक नई ट्रेट में, एक नई क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक्स में बन जाएगी, ठीक, बहुत टाइम के बाद। तो फिर क्या होगा, एक नया ट्रेट आ जाएगा। फिर तो जब नया ट्रेट आता है, बढ़िया चीज़ें आती हैं, तो वही तो इवोल्यूशन होता है कि टाइम के साथ जो चेंजेस होते रहती हैं, जो और बेटर चीज़ें आती रहती हैं, तो इवोल्यूशन होता है। तो इको टाइप का इवोल्यूशनरी सिग्निफिकेंस भी होता है, ठीक। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है टाइप क्या क्या है इको टाइप्स के। देखिए पहला टाइप है क्लाइमेटिक इको टाइप्स। क्लाइमेटिक इको टाइप्स में क्या है ना कि ये जो इको टाइप्स होते हैं, ये स्पेसिफिक क्लाइमेटिक कंडीशंस से अडेप्टेड होते हैं। मतलब क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से जो इको टाइप्स अडेप्ट किए जाते हैं, वो क्या होते हैं, क्लाइमेटिक इको टाइप होते हैं। जैसे कि टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी या फिर प्रेसिपिटेशन, मतलब रेनफॉल के हिसाब से अगर एडेप्टेशन देखने को मिलती है, तो वो क्या होता है, क्लाइमेटिक इको टाइप होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए जो प्लांट्स होते हैं वो एरिड, मतलब सूखा, कोल्ड या फिर ह्यूमिड कंडीशंस के लिए अलग अलग जो प्लांट्स होते हैं, उन्होंने खुद को क्या किया होता है, अडॉप्ट किया होता है। एरिड कंडीशन में हमें कुछ डिफरेंट प्लांट देखने को मिलते हैं, ह्यूमिड कंडीशन में कुछ डिफरेंट प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। तो वो क्या होता है, वो क्लाइमेटिक इको टाइप का एग्जाम्पल है। दूसरा है ईडेफिक इको टाइप। ईडेफिक मतलब सॉइल से रिलेटेड है। तो ईडेफिक इको टाइप तब होता है जब अडेप्टेशन सॉइल कंडीशन के हिसाब से हुई होती हैं। जैसे कि सॉइल का पीएच कितना है, न्यूट्रिएंट लेवल कितना है, टेक्सचर क्या है सॉइल का, जब इन सारी चीज़ों के अफेक्ट होके जब एडेप्टेशन होता है, तो ऐसा इको टाइप क्या होता है, ईडेफिक इको टाइप होता है। एग्जाम्पल के लिए जो ब्लूबेरीज प्लांट होती हैं, वो एसिडिक सॉइल्स में क्या करती हैं, ग्रो करती हैं, थ्राइव करती हैं। तो उन्होंने क्या किया है, अपना जो स्पीशीज़ है उसमें से इन्होंने एसिडिक सॉइल के लिए खुद को अडेप्ट किया है, और ये ईडेफिक इको टाइप का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है एल्टीट्यूडनल इको टाइप। तो एल्टीट्यूडनल इको टाइप में क्या होता है कि ये जो इको टाइप्स है वो स्पेसिफिक एल्टीट्यूडनल रेंजेस, स्पेसिफिक हाइट रेंज पे जो वेरिएशन देखने को मिलती है। मतलब अलग अलग हाइट पे अलग अलग टेम्परेचर रेंज होता है, ऑक्सीजन लेवल होता है, अलग अलग एनवायरमेंटल फैक्टर अलग 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 होता है। मतलब कोई माउंटेन है तो हर माउंटेन रेंज पे अलग अलग हाइट पे जो कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं। तो जब अलग अलग माउंटेन रेंज पे, आई मीन एल्टीट्यूडनल रेंज पे, हाइट रेंज पे
खुद को अडॉप्ट किया जाता है जब इकोटाइप शो होता है, तो ऐसा इकोटाइप एल्टीट्यूडनल इकोटाइप कहलाता है। जैसे कि स्पीशीज फाउंड एट हाई एल्टीट्यूड्स, जो स्पीशीज हाई एल्टीट्यूड्स पे मिलती हैं, जैसे कि माउंटेन गोट्स हो गए। नेक्स्ट है एक्वेटिक इकोटाइप। तो एक्वेटिक इकोटाइप क्या है? आर एडेप्टेड टू लिविंग इन एक्वेटिक एनवायरनमेंट। ऐसा जो अडेप्टेशन जो लिविंग एक्वेटिक एनवायरनमेंट में रहने के लिए अडेप्ट किया गया हो, एक्वेटिक एनवायरनमेंट से इन्फ्लुएंस होके जो इकोटाइप बना हो, वो क्या होता है? एक्वेटिक इकोटाइप होता है। ठीक, जैसे कि फ्रेश वाटर, मरीन या फिर ब्रैकिश वाटर। तो इन सब में अलग अलग जो स्पीशीज़ होती हैं वो उन्होंने खुद को अडेप्ट किया होता है। कुछ स्पीशीज़ मरीन वाटर में रहने के लिए अडेप्टेड है, कुछ ब्रैकिश वाटर में, कुछ फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो वो क्या होता है? वो एक्वेटिक टाइप होता है। एग्जाम्पल के लिए फ्रेश वाटर जो फिशेज हैं वो स्पेसिफिक रिवर सिस्टम में रहने के लिए अडेप्टेड हैं। ये एक एग्जाम्पल है। तो ये क्या है? ये कुछ टाइप्स है इको टाइप के। ये तो हमने डिस्कस किया, वही वाला आ गया फिर से। अब लास्ट हम डिस्कस करते हैं कि इको टाइप का सिग्निफिकेंस क्या है या फिर इम्पोर्टेंस क्या है। तो देखिए, पहला बायोडाइवर्सिटी में क्या इम्पोर्टेंस है इसका। तो जो इको टाइप होते हैं वो कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन इकोसिस्टम को, इंक्रीजिंग इट्स रिजिलियंस टू एनवायरमेंट चेंजेस एंड डिस्टर्बेंसेस। देखिए, एक एनवायरनमेंट में जितना तरह का इको टाइप होगा तो वो क्या करेगा? वो बायोडाइवर्सिटी जो है उसको बढ़ाएगा। जितना अलग अलग तरह का इको टाइप रहेगा उसमें अलग अलग तरह की स्पीशीज़ पाई जाएंगी। मतलब ओवरऑल जो बायोडाइवर्सिटी है वो उसको इंक्रीज करने का काम करता है इको टाइप, क्योंकि हर इको टाइप में अलग अलग तरह की स्पीशीज़ पाई जाती हैं, और जितनी तरह की स्पीशीज़ होंगी उतना बड़ा क्या होगा? उतना ब्रॉड हमारा बायोडाइवर्सिटी होगा। ठीक है, दूसरा है एडेप्टेशन। एडेप्टेशन में कैसे हेल्प करता है इको टाइप? तो दे शोकेस हाउ स्पीशीज कैन अडॉप्ट टू डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, प्रोवाइडिंग इंसाइट्स इनटू इवोल्यूशनरी प्रोसेसेस एंड मैकेनिज्म। तो एडेप्टेशन में क्या है? इको टाइप से हमें ये पता चलता है कि कैसे स्पीशीज अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में खुद को अडेप्ट करती हैं। मतलब बहुत तरह के एनवायरमेंटल कंडीशंस है, और हर डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस में हमें कुछ यूनिक प्लांट एनिमल स्पीशीज़ देखने को मिलते हैं। तो इको टाइप से हमें ये भी पता चलता है कि जो स्पीशीज़ होती हैं वो अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में खुद को अडेप्ट कर लेती है, और इससे हमें इवोल्यूशन का जो प्रोसेस है, जो मैकेनिज़्म है, इससे ये भी हमें पता चलता है कि कैसे हुआ है। तीसरा है कंजर्वेशन। तो कंजर्वेशन में कैसा सिग्निफिकेंस है इको टाइप का? तो रिकॉग्नाइजिंग एंड प्रिजर्विंग इको टाइप्स इज क्रूशियल फॉर कंजर्विंग जेनेटिक डाइवर्सिटी within a species, which is essential for its long-term survival and ability to adapt to changing environment। तो इको टाइप से क्या होता है? इको टाइप्स, जो डिफरेंट डिफरेंट इको टाइप्स हैं उनको पहचानना और उनको प्रिजर्व करना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि ये जो अलग अलग डिफरेंट तरह के इको टाइप्स हैं ना, वो जेनेटिक डाइवर्सिटी को क्या करते हैं? बताते हैं हमें। और जितनी जेनेटिक डाइवर्सिटी होगी, जब हम उन्हें कंजर्व करेंगे, तो जो हमारी बायोडाइवर्सिटी है, ओवरऑल बायोडाइवर्सिटी, वो भी कंजर्व रहेगी। और इससे क्या होगा? जो हमारा लॉन्ग टर्म सर्वाइवल है, और किसी भी स्पीशीज़ की अलग अलग चेंजिंग एनवायरनमेंट में अडेप्ट करने की जो क्षमता है, खुद को अडेप्ट करने की जो कैपेबिलिटी है, वो भी क्या होगी? इंक्रीज़ होगी। तो जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है वो भी क्या करता है? इको टाइप के कारण कंजर्व होता है, की हेल्प से कंजर्व होता है। नेक्स्ट है इकोसिस्टम सर्विसेज। तो जो डिफरेंट इको टाइप्स होते हैं वो अलग अलग यूनिक इकोसिस्टम सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। जैसे कुछ इको टाइप सॉइल स्टेबलाइजेशन में मदद करते हैं, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में, हैबिटेट प्रोविजन में मदद करते हैं। तो इकोलॉजिकल कुछ सर्विसेज भी, इकोसिस्टम की जो कुछ सर्विसेज है वो भी इकोसिस्टम करते हैं। नेक्स्ट है रिसर्च। तो studying ecotypes can provide valuable information for fields like ecology, evolutionary biology, and conservation biology, helping researchers understand how species respond to environmental change। तो ecotype का जो यूज़ है, सिग्निफिकेंस है, वो रिसर्च के एरिया में भी बहुत है। मतलब अलग अलग इको टाइप्स को रिसर्च करके, ऑब्जर्व करके, उस पर स्टडी करके अलग अलग फील्ड्स में, जैसे कि इकोलॉजी हो गया, इवोल्यूशनरी बायोलॉजी हो गया, कंजर्वेशन बायोलॉजी हो गया, तो रिसर्चर्स क्या हैं? वो
एक तो उस इकोसिस्टम को, उस इको टाइप को समझ सकते हैं। इसके अलावा कैसे जो स्पीशीज़ होती हैं अलग अलग एनवायरमेंटल कंडीशंस में, अलग अलग एनवायरमेंटल चेंज को कैसे अडॉप्ट करती हैं, ये सारी बातें समझने में भी मदद मिलता है। नेक्स्ट है रिस्टोरेशन। तो जो इको टाइप है वो डिग्रेडेड हैबिटाट को रिस्टोर करने में मदद करता है यूजिंग लोकली अडेप्टेड इको टाइप एंड कैन इंक्रीज द चांसेस ऑफ सक्सेसफुल रिस्टोरेशन इन इकोसिस्टम रिकवरी। तो एक जो इकोसिस्टम है उसको रिस्टोर करने में मदद करता है, सक्सेसफुल रिस्टोरेशन होता है और इकोसिस्टम की रिकवरी भी होती है। तो ये इको टाइप का टॉपिक था हमारा, ठीक है।